सभी को कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1, उसका जो 2 चैप्टर मैंने पहले 2 वीडियो में पढ़ाया है, उसका प्रश्न अभ्यास भी करवा दिया है। वो आप यूट्यूब में वीडियो पढ़ी हो, इसे देख लो। आज की वीडियो में राम नरेश त्रिपाठी का जो तीसरा चैप्टर है पथिक नामक शीर्षक से, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति में लिखा है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पथिक जो शीर्षक है, वहाँ जो खंड काव्य का पहले सर्ग से लिया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि पराधीन मतलब परतंत्रता। यदि आप गुलाम हैं तो गुलाम रहकर अपना ना तो सुख किसी से कह पाएंगे, ना तो अपना शोक यानी कष्ट ही किसी से कह पाएंगे। और यह अपमान तो सिर्फ पशु ही सह सकता है। मानव यदि है तो उसे जरूर ये सहन नहीं होगा, और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ाई करेगा। ये विचार हैं इन 2 पंक्तियों में। आगे देखना, राम नरेश त्रिपाठी के जीवन के बारे में कहा कि जब जन्म सन कब हुआ, 1881 में। कहाँ हुआ? जिला जौनपुर, यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, पड़ोसी जिला है अपना, और सन 1881 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं कहा कि मिलन है, पथिक है, और इसी पथिक से लिया गया है अपना, स्वप्न खंड है, काव्य है, ये सब काव्य हैं। और मानसी फुटकर कविता संग्रह है, छोटी छोटी कविताओं का संकलन है इसमें। और मृत्यु 1982 में हो गई। कहने का मतलब यह है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक स्थान पर गांव में हुआ, और इनकी आरंभिक शिक्षा विधिवत नहीं हुई, और उन्हें स्वाध्याय से हिंदी, है ना, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी कविताओं का विषय वस्तु देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम, यानी व्यक्ति से प्रेम है, व्यक्तिक प्रेम भी है। उन्होंने 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी और हजारों ग्राम गीतों का संकलन किया। इनकी मृत्यु हुई कब? 1962। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद के पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, ना, जैसा भी हमने कहा, उर्दूवाद का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर, उस समय के जो कवि थे ना, छायावाद से ठीक पहले के कवि, तो वो उनके में समाज सुधार का विषय वस्तु मुख्य रूप से रहा। लेकिन उन्होंने रोमांटिक, उसके स्थान पर रोमांटिक या प्रेम की कविताओं का विषय बनाया, प्रेम को कविता का विषय वस्तु बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम, देख लो आप लोग, देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया। कविता कौमुदी 8 भागों में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के भी जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नाम की एक बाल पत्रिका का संपादन किया, और जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते हैं। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य जो विधाएं हैं साहित्य की, उनमें भी रचनाएं की। अब आगे चलते हैं। देखो आगे लिखा है कि जो प्रस्तावना है मूल रूप से, अच्छा, साहित्यिक जो विशेषताएं राम नरेश त्रिपाठी की, वो छायावाद के जो पूर्व का जो समय था, यानी खड़ी बोली का जो समय था, उसके महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। छायावादी से युग से ठीक पूर्व खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि। उन्होंने अपने समय में समाज सुधार के स्थान पर क्या, रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया ना, यानी देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों उनकी कविताओं में। लेकिन उन्होंने देश प्रेम को विशेष महत्व दिया, इसीलिए लिखा, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये देश प्रेम इस पंक्तियों से झलकता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? कविता कौमुदी, जैसा कि ऊपर हमने कहा था, वो संकलन, उसमें कविता कौमुदी संकलन में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। ग्राम गीतों के संकलन में उन्होंने लोक साहित्य का संरक्षण किया। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, जैसा अभी पहले कहा। तो ये सब बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आपको याद हो जाए। उन्होंने कई वर्ष तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते हैं। जो पाठ का सारांश या थोड़ा प्रस्तावना है कह लें, उसको देख लो। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से जो विरक्त एक काव्य का जो नायक है पथिक रूप में, इस काव्य का नायक कौन है? पथिक।
वो प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध है और आकर्षित उसका मन प्रकृति पर वहीं बसना चाहता है, यानी प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहता है, सागर के किनारे ही रहना चाहता है, वन जंगलों में रहना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश प्रेम का व्रत ले लेता है कि मैं देश से ही प्रेम करूंगा, प्रकृति से ही प्रेम करता है वो। राजा उसे इस पर मृत्युदंड मिल जाता है, दे देता है, परंतु उसकी जो कीर्ति है, यश है, समाज में बनी रहती। लोग कहते हैं ऐसा व्यक्ति था जो समाज से, देश से प्रेम करता था। भले से राजा ने उसको मृत्युदंड दे दिया, लेकिन उसका कीर्ति तो अमर, मरने के बाद भी अमर हो गया वो। सागर के किनारे पथिक, यहाँ देखो प्रकृति प्रेम है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध है, सागर के सौंदर्य पर, प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम की कहानी की तरह पाना चाहता है ना। और प्रकृति के पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से भी दूर ले जाता है। और स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है, यानी प्रेम भी है, भाषा में कल्पना के खंड भी हैं और अद्भुत संयोग भी है। तो अब आप समझ गए, कहना चाहता है मुख्य रूप से कि इसमें कवि ने प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण किया इस काव्य में, और पथिक सागर के किनारे खड़ा है और वह सार रूप में थोड़ा समझ लो, वह आसमान में मेघमाला को नीचे नीले समुद्र को देखकर बादलों पर बैठकर विचरण करना चाहता है। वह लहरों में बैठकर समुद्र का कोना कोना देखना चाहता है। समुद्र तल से आते हुए सूर्य को देखकर कभी कल्पना करता है मानो सूर्य की किरणों ने लक्ष्मी को लाने के लिए उनके लिए सड़क बनाई, लेकिन सोने की बनाई है। वह सागर को की मजबूत भयहीन व धीर गर्जना पर मुग्ध है तथा असीम आनंद पाता है। चंद्रमा के उदय के बाद आकाश में तारे तो फैल जाते हैं ना, और कभी उसके सौंदर्य पर भी मुग्ध होता है। चंद्रमा की रोशनी से वृक्ष सुशोभित होते जाते हैं, पक्षी चहक उठते हैं, फूल महक उठते हैं, बादल बरसने लगते हैं, पथिक भी भावुक होकर आंसू बहाने लगता है। पथिक लहर, समुद्र तट, पत्ते, वृक्ष आज, पहाड़ आज सबको पाकर सुख और आनंद का जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कविता का मूलभूत भाव क्या है। ये पथिक नामक जो कविता है, शीर्षक पथिक है, इसमें हो क्या रहा है कि कवि रामनिवास त्रिपाठी पथिक के माध्यम से देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम को उजागर करना चाह रहे हैं, और प्रकृति से उसको इतना प्रेम है। तो वो जो पथिक काव्य का नायक है वो कहता है, क्या कहता है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रब के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में बिचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत अधूरा, मानो कांत कंगूरा। अरलाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। हे अनुराग भरी कल्याणी, वो अपनी पत्नी से कह रहा है, अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि प्रेम से भरी हुई है कल्याणी, कल्याणमयी, आप इन प्राकृतिक दृश्यों से प्रेम करो, सागर से प्रेम करो, पर्वतों से, उसके लहरों से ना, बड़ा उन प्रेमों से प्रभावित है, प्राकृतिक प्रेम पर वो आकर्षित है उसका मन पथिक का। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। ये 4 जो पैरा हैं पहले पेज में 142 नंबर पर, इसको पहले हमने आपको आदर्श वाचन किया। देखो जहाँ पे भी विराम वहाँ थोड़ा रुकना होता है, जैसा कि मैंने आपको गा के सुना दिया। अब इसका थोड़ा हिंदी हम लोग अर्थ देख लेते हैं।
ठीक है, हिंदी का अर्थ देखेंगे और प्रश्न भी पढ़ेंगे। अब देखो कुछ शब्दार्थ देख लें इसमें से। जैसे प्रतिक्षण मतलब क्या? हर समय। नूतन मतलब क्या? नया। बेस मतलब क्या? रूप। रंग रंगीन मतलब रंग बिरंग मतलब रंगीन। निराला मतलब अनोखा, अनोखा, अद्भुत। रवि मतलब सूर्य। सम्मुख मतलब सामने। वारिद माला मतलब गिरती हुई वर्षा की जो लड़ियां हैं, बूंदें, उसे वारिद माला कहता है। और विचरण, विचरू मतलब विचरण करूं, घूमूं। रत्नाकर समुद्र को कहा। रत्नों का जो आकर है, खजाना है, वो रत्नाकर है। समझ में आ रहा सभी को? और मलयानिल मतलब होता है मलय धन अनिल। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा को मलयानिल कहते हैं। हौसला मतलब उत्साह। विस्तृत मतलब फैली हुई, महिमा में महान। तो चलिए इन पंक्तियों का पहले अर्थ देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत जो, अगर आपको प्रसंग भी लिखना है तो प्रसंग पे भी चर्चा कर लें कि देखो ध्यान से। प्रस्तुत जो काव्यांश है पाठ्य पुस्तक आरोह भागे के संकलित कविता पथिक से उद्धृत है। इसके रचयिता रामनेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त हो जाता है और प्रकृति की सुंदरता पर इतना उसका मन मुग्ध हो जाता है कि वहीं रहना चाहता है, प्रकृति के सानिध्य में। और कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में बताता हुआ कहता है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रब के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। मतलब कि इस कविता में पथिक कहना चाह रहा है कि जैसे आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए नए रूप बनाकर, रंग बिरंगी रूप बनाकर चलता हुआ, नाचता हुआ रब के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। और कैसा बेन बनाकर, प्रतिक्षण मतलब हर क्षण, नूतन नया बेस बनाकर, रंग बिरंगी निराला, रंग बिरंगी निराला मतलब अद्भुत जो वारिद माला है नभ में, वो रब के सम्मुख थिरक रही है, मतलब नाच रही है। कहने का मतलब कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का जो समूह है वो हर क्षण प्रतिक्षण नए नए रूप बनाकर नए नए रंगों में नाचता सा प्रतीत होता है। जैसे बादलों में जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो बादलों का जो रंग है वो तरह तरह का हो जाता है, क्योंकि सूर्य में कितने रंग जाने जाते हैं? 7 रंग ना, आप सभी को पता है। सूर्य के 7 घोड़े वही हैं। तो आगे कह रहा है कि नीचे नीला समुद्र है, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। तो नीचे क्या है? समुद्र है नीला नीला, और ऊपर नील गगन है। गगन का भी कलर नीला है, तो ऐसा माना जाता है कि गगन के जो नील वर्ण का जो प्रत्यावर्तन हो समुद्र पर भी पड़ता है, इसलिए समुद्र का जल भी नीला दिखाई देता है। तो ऊपर नीला आकाश है और नीचे कौन है? नीचे नीला समुद्र है। तो कहता है कि पथिक का मन, कि मन को हरने वाला जो नीला आकाश है ऊपर और नीचे समुद्र है, ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वह मेघ पर बैठ जाए, यानी बादलों पर बैठकर, और इन दोनों के बीच, आकाश और समुद्र के बीच विचरण करे। और तो कहाँ कहाँ विचरण करे? तो का रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। प्रिय वो अपनी पत्नी को कहता है, कहता है हे प्रिय, संबोधन कर दे, संबोधन का चिन्ह प्रिय के आगे, कि हे प्रिय। पथिक कहता है कि समुद्र में जो सामने है, उसके सामने समुद्र क्या करता है? पथिक के सामने गर्जना करता है, रत्नाकर गर्जन करता है। मलयानिल बहता है, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं, और हरदम यह हौसला हृदय में रहता है। उसके मन में ये चाह है, इच्छा है, उत्साह है, भरा रहता है कि इस विशाल विस्तृत महिमा में इस रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठकर फिरूं, यानी समुद्र की लहरों पर बैठकर, समुद्र के कोने कोने में बैठकर समुद्र की सुंदर छटा को देख पाऊं। बैठकर क्या चाहता है वो? सुगंधित हवाएं बह रही हैं, जहाँ समुद्र गर्जना कर रहा है, वह अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भरा रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशाल का महिमा से युक्त घर के कोने कोने को देख पाऊँ, उस सौंदर्य को, विशाल जो विस्तृत समुद्र है, फैला हुआ महिमा में रत्नाकर के घर का जो कोना कोना, यानी पूरे प्राकृतिक सौंदर्य को उसी समुद्र के लहरों पर बैठकर जी भर के देखूं। आगे देखना। अब इसमें कुछ विशेष जो कविता में आपने देखा वो है कि कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा भी आपको दिख रही है।
मुक्तक छंद है, कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना, और संबोधन शैली में प्रिया को संबोधित करके कह रहा है। अब अगर कुछ प्रश्नों पर इसमें से चर्चा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कभी किस दृश्य पर मुग्ध है, तो कभी सूरज की धूप और बादलों की लुका छिपी पर मुग्ध है, जिसमें सूर्य की किरणें जब उसमें पड़ती हैं तो तरह तरह के रंग बिरंगे निराले रूप को प्रदर्शित करता है, बादल दिखाई देता है कभी को। आकाश भी नीला है तथा सुंदर समुद्र भी नीला और विस्तृत है ना। बादलों को देखकर कवि का मन क्या करता है, बादलों को देखकर कवि का मन कहता है कि वह बादल पर बैठ जाए, नीचे नीले आकाश और समुद्र के बीच में विचरण करने लगे। कहते हैं कि समुद्र के बारे में कवि क्या कहता है, समुद्र के बारे में पथिक के माध्यम से कवि कहता है कि यह रत्नों से भरा हुआ रत्नाकर, यह सुगंधित जो हवा बह रही है यहाँ मलयानिल की, मलय पर्वत की, तथा समुद्र गर्जना कर रहा है, यहाँ बड़ा सुंदर दृश्य है। आगे कह रहा है कि कोने कोने में जी भर के, पंक्ति का आशय क्या भाई, कोने कोने मतलब समुद्र की जो लहरों पर बैठकर कभी चाहता है कि दूर दूर तक फैला जो सागर है उसका हर कोना घूमकर उसके सुंदर सौंदर्य को कभी देखना चाहता है। अब इसके अर्थ को आप समझ चुके होंगे। आइए नीचे के दो जो पैराग्राफ हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिन कर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो शब्दार्थ देख लो इनमें से। कह रहा है कि जलनिधि मतलब सागर, जल का जो निधि है, खजाना है, उसे सागर कहते हैं। सूर्य दिनकर मतलब सूर्य, बिंब मतलब छवि, कमला लक्ष्मी का नाम है, कंचन मतलब सोना होता है, कांत मतलब सुंदर, कंगूरा मतलब किसी महल का जो ऊपर का गुम्बद होता है, ऊपरी भाग होता है जो सुंदर कलरफुल होता है, सुंदर लगता है। गुम्बद मतलब बुर्ज होता है, आप जानते हो। और निज मतलब अपना, सवारी मतलब सवारी, रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, स्वर्ण सोना, निर्भय निडर, दृढ़ मजबूत, गंभीर मतलब गहरा, अनुराग मतलब प्रेम, कल्याणी मतलब मंगलकारी। अंत में कहा हे अनुराग भरी कल्याणी, हे मंगलकारी मेरी प्रिय, जो प्रेम भरी मेरी मंगलकारी प्रिया है, उसको संबोधित करके कह रहा है, क्या कर रहा है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिन कर बिंब अधूरा। तो कभी आप समुद्र के किनारे खड़े होना, सुबह सुबह जब सूर्य निकल रहा हो तो लगेगा कि समुद्र के जल से ही सूर्य निकल रहा है उस पार, और आधा सूर्य निकला है, आधा अभी मान लो जल के भीतर ही है। तो कवि को देखकर लग रहा है मानो क्या लग रहा है, कर कमला के कंचन मंदिर को का मानो कांत कंगूरा, मानो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार इस पंक्ति में, कमला के कंचन मंदिर को मानो कांत कंगूरा। क्यों मानो लगा है, देखो ऐसा उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर रहा है कि कमला माने लक्ष्मी का जो कंचन मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, कंचन मंदिर में रूपक अलंकार है इनमें, कंचन मंदिर में जो कंचन यानी स्वर्ण रूपी जो मंदिर है वो मानो लगता क्या, कांत मतलब सुंदर, कंगूरा लगता है उनके महल का, ठीक है। तो पथिक सूर्योदय का वर्णन कर रहा है जिस समय वो समुद्र के किनारे खड़ा है, चूंकि समुद्र से उसे बहुत प्यार है। कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का जो बिंब निकल रहा है, अधूरा निकल रहा है, आधा निकला है सूर्य, तो लगता है आधा सूर्य जल के अंदर है तथा आधा बाहर है। ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा है, बुर्ज है, ऊपर का भाग है महल का। और पथिक को लगता क्या है, क्या लगता है कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। लगता है कि मानो लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा, और पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर यानी उस जल पर, सतह पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सुंदर सोने की सड़क बना दी है। अब देखो सूर्य निकलेगा समुद्र पर, उधर तो आधा निकला है, तो जो सूर्य का जो स्वर्णिम प्रकाश सुबह सुबह का होता है, गोल्डन गोल्डन कलर का, वो समुद्र पर ऐसे दूर तक जैसे लग रहा है कोई स्वर्णिम सोने की सड़क का निर्माण हो गया। और ये सोने की सड़क किसके लिए, मानो लक्ष्मी का घर कहाँ है, समुद्र में, तो उसमें उधर से उसी सोने की सड़क से लक्ष्मी आती जाती है अपने घर को, ऐसा लगा रहा है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी।
आगे का निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। और समुद्र जो है क्या कर रहा है, सूर्य, सुबह का सूर्य प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। इसमें कवि और कह रहा है कि सागर जो है भय रहित मजबूत एवं गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है। निर्भय मतलब भय रहित, दृढ़ता पूर्वक, भय रहित, मजबूती से, गंभीर भाव से, गहरे विचारों से गर्जना कर रहा है सागर। और उस पर लहरें एक के बाद एक आ रही, लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। वो समुद्र में जो लहरें एक के बाद एक उठ रही हैं, वो सुंदर दृश्य को कभी कह रहा है अति सुंदर है। पथिक को भी लग रहा है बहुत सुंदर है, अति सुंदर, अति सुंदर है लिखा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कह रहा है कि जो बहुत सुंदर, वह अपनी प्रिया को कहता है कि हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिया, हे अनुराग भरी कल्याणी मतलब मंगलकारी, मंगलदायिनी प्रिय, प्रेम भरी मंगलकारी प्रिया, तुम अपने हृदय से ना कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकते हो प्राणी, अनुभव करो हृदय से, अपने हृदय से अनुभव करो और बताओ कि यहाँ से अच्छा सुख और कहीं मिलेगा क्या, उससे अधिक सुख कहीं और मिल सकता है। यहाँ जो सुख मिल रहा है अर्थात इस सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है, ये बताना चाहता है पथिक अपनी प्रिया को। कभी इसी भाव को इन पंक्तियों में प्रस्तुत करता है। तो आज इन जो 4 पैरा का अर्थ आपको हमने समझाया एक वीडियो में, और अगला जो 4 पैरा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आपको ज़्यादा बोरिंग भी लगने लगेगा। इस पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो कि इसमें विशेष रूप से क्या बात है, नीचे की 8 पंक्तियों में कवि ने सूर्योदय का अद्भुत वर्णन किया है, जैसे स्वर्ण मार्ग की कल्पना की है। कवि जो है प्रकृति सौंदर्य व प्रिया प्रेम में प्रकृति को सुंदर मानता है। प्रिया से सुंदर कौन है, प्रकृति को मानता है, नहीं अपने प्रियतमा के प्रेम से सुंदर प्रकृति को प्रेम को मानता है, यानी प्रकृति से ज़्यादा प्यार करता है। कमला कंगूरा में उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने पहले बता दिया। अनुप्रास अलंकार तो आप जहाँ भी देख रहे हो वर्णों की आवृत्ति, वहाँ सब जगह अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न अलंकार यहाँ है, जैसे प्रश्न का कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, क्वेश्चन मार्क देख रहे हो। और भाषा प्रभावमयी है, संगीतात्मकता है, गेयता है। कुछ प्रश्न कर लेते हैं। सूर्योदय देखकर कवि को क्या लगता है सुबह सुबह सागर के किनारे? सूर्योदय का दृश्य देखकर कवि को लगता है कि समुद्र तल पर सूर्य का अधूरा बिंब निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है, आधा बाहर है, मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा है। लक्ष्मी का घर समुद्र है ना, और वो आधा जो सूर्य समुद्र तल से आधा जो ऊपर निकला हुआ, वो लगता है कि लक्ष्मी के सोने का जो मंदिर है उसका वो कंगूरा यानी गुंबद है, बुर्ज है। समझ में आ गया? ऐसा कहता है। आगे कह रहा पथिक अपनी सागर के विषय में पथिक क्या कहता है? कहता है कि सागर निर्भय होकर मजबूती से गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है, उसके लहर का आना जाना बड़ा सुंदर लग रहा है। और क्या कर रहा है पथिक अपनी प्रिया को कैसे संबोधित करता है और उसे क्या बताना चाहता है? पथिक अपनी प्रिया को अनुराग भरी कल्याणी कहकर संबोधित किया है। वह उसे बताना चाहता है कि प्रकृति सौंदर्य असीम है, अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और प्रश्न है कि भाई कमला का कंचन मंदिर किसे का? कमला का कंचन मंदिर उदित होते हुए उस सूर्य को का जो छोटा अंश ऊपर दिख रहा है समुद्र सतह से ऊपर, यह कवि की नूतन कल्पना है। लक्ष्मी का निवास सागर ही है जहाँ से सूर्य निकल रहा है। तो अब आगे की जो 8 पैरा यानी कुछ 143 नंबर पेज पर, उसको हम किसी और वीडियो में, अब हमें आशा है कि आप इसके अर्थ को समझे होंगे, इसके शिल्प सौंदर्य को भी मैंने बीच में भी चर्चा कर ली और आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।